तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अगर मैं बात कर लेता हूं तो जो कांस्टेबल पद सृजित हुए हैं या जो एसआई पद सृजित हुए हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है भारतीय संविधान एवं मूल विधि में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी के साथ साथ अन्य जो सब्जेक्ट हैं, अन्य जो टॉपिक हैं, जैसे कि साइबर लॉ है, बाकी सारी चीज़ें, साइबर अपराध हैं, क्रिमिनल साइबर क्राइम्स हैं, उन सभी के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो उसी सीरीज में मैं आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, और ये बिल्कुल नए बदले हुए नियमों के अनुसार मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कौन सी धाराएं किस अपराध के लिए थीं, अब वो किस अपराध के लिए हैं, इसका बेसिक क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, क्यों इसको आईपीसी से बीएनएस किया गया। बीएनएस का एक मतलब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें शुरुआत में बता देता हूं। जब हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में आईपीसी से करूंगा, और आईपीसी कहाँ से शुरू हुई थी, क्यों इसको लागू किया गया, कहाँ ये लागू हो सकती है, किन लोगों पर लागू हो सकती है, ये सारी बातें मैं आपको इस लेक्चर में डिटेल में समझाने वाला हूँ। धाराओं का विवरण भी करूंगा, एक एक धाराओं को आपको समझाऊंगा ताकि पेपर में अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपसे बाहर ना जाए। नए कानून के हिसाब से, नए बने संशोधित कानून बीएनएस के हिसाब से मैं चीज़ों को आगे लेकर चलूंगा, लेकिन पहले पृष्ठभूमि में तैयार करूंगा ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से अरेंज कर पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं आईपीसी की। आईपीसी होता है इंडियन पीनल कोड। इसको किस नाम से जाना जाता था? इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते थे, यानी भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे। इंडियन पीनल कोड के नाम से इसको जाना जाता था। समझिएगा बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से, ठीक है। कोड का मतलब यहाँ पर सिर्फ कानून से है और कोई इसका अन्य मतलब नहीं है। इंडियन मतलब भारतीय, पीनल का मतलब दंड, और कोड का मतलब संहिता। संहिता का मतलब एक प्रस्तावित नाम, एक किताब जिसमें सभी धाराओं को वर्णित किया गया है, इसलिए इसे इंडियन पीनल कोड कहते थे। इसी का एक हिस्सा होता था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था। जैसे ये इसका पहला हिस्सा था, इसी का दूसरा हिस्सा है सीआरपीसी, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता था, और तीसरा हिस्सा होता है साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आपके सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि हमारे पास कानून के हिसाब से दंड देने के जितने भी आपराधिक प्रावधान हैं, आपराधिक प्रावधानों में दंड देने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। कब से कैसे मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अब क्या है कि अब आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह कौन ले लेगा? आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा भारतीय न्याय संहिता, जिसे अब बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। तो शुरुआत में आईपीसी से कर रहा हूं कि कब ये बनी, क्या इसका मतलब होता था, और बीएनएस कब से लागू होगा, ये सारी बातें, इसमें कौन सी धाराओं को बदला गया है, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति को बदला गया है या नहीं बदला गया है, इस चीज़ों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके समझते हुए। देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं आईपीसी क्या है। अगर मैं आईपीसी की बात करता हूं तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर आएगा कि आईपीसी है क्या। आईपीसी क्या है, यानी कि इंडियन पीनल कोड क्या है। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, फिर इसके इतिहास पर जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है आईपीसी क्या है। तो आईपीसी का एज यू नो कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा, ठीक है, तो आपको चीजें और भी समझ में आती जाएंगी। इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। भारत में जितने भी अपराध के मामले होते हैं, ध्यान से समझिएगा, अपराध के मामले होते हैं मतलब क्रिमिनल मामले होते हैं, क्रिमिनल चीजें होती हैं, ठीक है, उन सभी महत्वपूर्ण अपराधों पर महत्वपूर्ण दंड देने के जो प्रावधान हैं उसको हम लोग आईपीसी में इंक्लूड करते हैं, इंडियन पीनल कोड में इंक्लूड करते हैं। एक संहिता है, एक किताब है जिसके अनुसार भारत में सभी आपराधिक दंड देने के प्रावधानों को वर्णित किया गया है, वो इसमें आती है। तो आईपीसी क्या है? आईपीसी क्या है? भारत में ऐसे समझ सकते हो, भारत में सभी आपराधिक मामलों में
क्रिमिनल मामलों में, ठीक है। आपराधिक का मतलब क्राइम में, आपराधिक मामलों में बिल्कुल स्पष्ट भाषा और सरल भाषा में मैं आपको चीजें सिखाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। और दोनों ही चीजें, ये बोर्ड की एनोटेशन पीडीएफ और साथ साथ इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन उससे पहले चीजों को समझना होगा, ठीक है ना। एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। भारत में सभी आपराधिक मामलों में सभी आपराधिक कानून जो होते हैं, आपराधिक मामलों में सभी आपराधिक कानून का जो विवरण है कि उस कानून में क्या है, किस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, सभी आपराधिक कानून जो होते हैं वो किस में निहित है। आपराधिक कानून हमारे पास आईपीसी में निहित होते हैं। निहित होने का मतलब क्या है, वर्णित होते हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी अपराध किए जाते हैं उस अपराध में शामिल सभी तत्व शामिल होंगे, ठीक है। अपराध में सभी आवश्यक तत्वों को भी समझा जाता है। अपराध में सभी आवश्यक तत्वों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये पूरा विवरण किस में आता है, ये पूरा विवरण हमारा आईपीसी में आता है, जिसे हम लोग इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते हैं। तो एक नियमित भाषा में अगर आईपीसी क्या है, तो भारत में होने वाले सभी आपराधिक तत्वों और उसमें शामिल सभी इंपॉर्टेंट तत्वों को जिस प्रक्रिया के तहत सजा के प्रावधानों में रखा जाता है उसको हम लोग आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आईपीसी की बात कर लेता हूं तो आईपीसी में शुरुआत में जब ये बनी थी, नए नियमों के अनुसार नहीं, ये पुराने नियमों के अनुसार, इस आईपीसी में टोटल 23 अध्याय होते थे, 23 अध्याय, और 23 अध्यायों के साथ साथ लगभग 512 सेक्शन होते थे। सेक्शन को ही हम लोग धाराएं कहते हैं। सेक्शन होते हैं यानी कि धाराएं होती हैं, जिनके अनुसार आपराधिक कानूनों को देखा जाता है, दंड देने के प्रावधान है कि किस अपराध में, किस धारा में कौन सा अपराध शामिल है और उस अपराध में सभी आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। 23 अध्याय और लगभग 512 सेक्शन यानी कि धाराएं होती थी। लेकिन अब जो नियम बदले गए हैं, नियम अब बदल दिए गए हैं, तो ये बीएनएस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बीएनएस से कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि अगर नए प्रावधान के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उसका भी जवाब दे सकें। अब जब ये बीएनएस हो गया है, बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता में अध्याय जो हैं उनको 20 कर दिया गया है। ये 20 अध्याय रह गए हैं। 20 अध्याय का मतलब 20 चैप्टर है, और इसमें आर्टिकल जो है यानी जो धाराएं थी, जो सेक्शन थी, उनकी संख्या को घटाकर 356 से 358 के बीच में कर दिया गया है। प्रश्न पूछेगा तो आप 358 सेक्शन बोलेंगे कि अब भारतीय न्याय संहिता में बदले हुए कानूनों के अनुसार टोटल कितने तरीकों से आपराधिक मामलों को संज्ञानित किया जा सकता है, समझा जा सकता है, तो आप बोलोगे 358 सेक्शन हो गए हैं। पहले कितने थे, 512, अब कितने सेक्शन कर दिए गए हैं, अब सेक्शन की संख्या कर दी गई है 358। तो एक सरल भाषा में आपको ये समझना है कि आईपीसी क्या है। आईपीसी का बदला हुआ स्वरूप भारतीय न्याय संहिता हो गई है। पुरानी आईपीसी में 23 अध्याय की जगह नए बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय है और 358 सेक्शन है। पहले कितने थे, 512 या 11, 12 थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, ठीक है। बीएनएस में 20 अध्याय और 358 सेक्शन है। आगे की डिटेल में हम लोग चलते हैं कि आईपीसी क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला इतिहास अगर हम लेकर चलते हैं तो आईपीसी का इतिहास क्या है, कहां से आईपीसी शुरू हुई थी और बीएनएस का इतिहास क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो आईपीसी का जो हिस्ट्री थी कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, क्यों इसको आईपीसी 1860 कहा जाता है। तो आईपीसी का इतिहास की अगर हम बात करते हैं, इतिहास का मतलब इसके थोड़े से पीछे के बैकग्राउंड पे जाते हैं ताकि ये समझ में आए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई
और इससे क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का विवरण यहां पर आपको मिलेगा, आप चीजों को अगर स्पष्ट रूप से समझते हैं। ठीक है, अब आईपीसी के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही इसमें जनरेट होता है कि सर जी ये जो आईपीसी थी ये हमारे यहाँ कब से थी, भारत में इसको कब से थी। तो अगर मैं बताऊं कि आईपीसी हमारे यहाँ कब से है, तो आईपीसी हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन के समय से है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कभी, मान लीजिए कि ये हमारे यहाँ कब से थी, आईपीसी का इतिहास क्या है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन के समय से है। किसके समय से है? ब्रिटिश शासन के समय से है। अब ब्रिटिश शासन तो अगर देखा जाए तो लगभग 1857, बल्कि ये कह सकते हो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1800 के आसपास, 1800 से लेकर 1947 तक लगभग 150 सालों में ब्रिटिश शासन रहा है। लेकिन उस ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश शासन के समय में तो थी, लेकिन कब से कब तक थी, कब, कभी ना कभी तो बनाई गई होगी, किसी न किसी ने बनाई होगी। क्यों बनाई थी, उसके पीछे की वजह क्या थी, थोड़ा सा इन बातों पर गौर कर लेते हैं, तो इससे हमारी नींव मजबूत होती है और चीज़ों को पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लगता है ना। दूसरी बात थी कि ये हमारे यहाँ कब से थी, तो बहुत ध्यान से समझना, कब से थी, कब से प्रभावी हुई, इन सब बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 1834 में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका नाम था थॉमस बॉबिंगटन मैकाले। ठीक है, क्या नाम था? थॉमस बॉबिंगटन मैकाले। इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थॉमस बॉबिंगटन मैकाले 1834 में। इस थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने क्या किया था? सबसे पहले विधि आयोग के अनुसार इसने, थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने आईपीसी का मसौदा तैयार किया था। मसौदा तैयार करने का मतलब होता है इसका ड्राफ्ट किया था। किसने? सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग ये होगा कि इसका मसौदा किसने तैयार किया था, तो आप बोलोगे सर इसका मसौदा तैयार करने वाला व्यक्ति था थॉमस बॉबिंगटन मैकाले। जिसने ड्राफ्ट तैयार करने का मतलब होता है जिसने इस आईपीसी को लिखा था, जिसने ये बनाया था। ठीक है, और उसने भी, ये जो थॉमस बॉबिंगटन मैकाले है जिसने इसको लिखा था, जिसका मसौदा तैयार किया था, वो भी किस आधार पे तैयार किया था, तो आप बोलोगे सर 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार उसने इसका मसौदा तैयार किया था। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, चार्टर अधिनियम के अनुसार इसका मसौदा इसने तैयार किया था। ठीक, 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार इसका मसौदा तैयार किया था। अब बात ये आती है कि कब ये लागू हुई, क्यों लागू करने की बात हुई? भाई ये मसौदा तैयार हो गया, उसने लिख ली थी, तो इसको लागू करने की बात क्या थी? तो याद रखिएगा, इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, ये लिखी कब गई? 1834 में। किसके अनुसार? 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको लागू करने की बात क्यों आई? 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ था, कहां पर? बैरकपुर में, मंगल पांडे जी के नेतृत्व में। तो ब्रिटिश कंपनी ने यह सोचा, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ये सोचा कि इस प्रकार के विद्रोह तो आगे अक्सर होते ही रहेंगे, तो इसमें सजा के प्रावधानों को हम लोग देखते हैं। और क्योंकि 1833 में इसका मसौदा, इसकी ड्राफ्टिंग हो ही चुकी थी 1834 में, किसके नियम के अनुसार? चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि भाई अगर इसी तरीके के हमारे पास झगड़े लड़ाई होते रहेंगे तो सजा देने का कुछ प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो अगर किसी को उठा के गोली मार दी या सजा दे दिया तो विद्रोह और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मसौदा तैयार करने से पहले की बात करें तो इसके पहले हमारे यहाँ कौन सा कानून लागू होता था? तो बोलोगे सर इससे पहले अगर हमारे यहाँ कानून लागू होता था, तो याद रखना आईपीसी के लागू होने से पहले हमारे यहाँ यानी कि भारत में, जो गुलाम भारत था, उसमें मोहम्मडन कानून लागू रहता था, मुस्लिम आपराधिक कानून। और वो क्योंकि उससे पहले मुगलों का शासन था तो मुस्लिम आपराधिक कानून लागू होता था, और वो हिंदुओं पर भी लागू होता था और मुसलमानों पर भी लागू होता था। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में इस अधिनियम, इस मसौदे, इस ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन बाद में 1860
1860 में इसे आपराधिक नियमों की एक संहिता के रूप में शामिल किया गया। तो अब ये अगर क्वेश्चन हो जाए कि सर इसे कब शामिल किया गया, तो आप बोलोगे सर जी इसे यानी आईपीसी को 1860 में शामिल किया गया। लेकिन ये 1860 से लागू नहीं हुई थी, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना। ये 1860 में लागू नहीं हुई थी, ये लागू ही है 1862 में। इसका जो शुरुआत हुई ये 1862 में लागू हुई, और 1862 में लागू होने का मतलब उस दिन से ये प्रभावी हुई थी। 1862 6 अक्टूबर का दिन था, इसको याद रखना, ठीक है। 6 अक्टूबर 1862 से ये पूरे गुलाम भारत में, जो उस वक्त का गुलाम भारत था अंग्रेजों का, उसमें ये लागू हो गई थी कि अब हमारे यहाँ सजा के प्रावधान होने लगे थे कि अगर आपने ये सजा करी तो उसके हिसाब से ये सजा मिलेगी, आपने ये अपराध किया तो उसके हिसाब से ये सजा मिलेगी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सर ये अगर 1860 में शामिल हुई थी तो ये 6 अक्टूबर ऊपर की डेट है, इसको जरा थोड़ा सा ऊपर लिख लो, ठीक है। लागू होने की डेट नहीं है, ये शामिल करने की डेट है। 6 अक्टूबर 1860 को शामिल किया गया। अब एक प्रश्न ये यहाँ पर ये आता है कि सर किसी ना किसी की सहमति से तो शामिल किया गया होगा। जी हाँ, बहुत ध्यान से समझना। ये जब मसौदा थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने 1833 के अधिनियम के चार्टर अधिनियम के अनुसार बनाया तो उसको बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने पढ़ा। तो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के, या कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, पहले कलकत्ता था, तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इनके एक जज हुआ करते थे, उनका नाम था बार्न्स पीकॉक। क्या नाम था? बार्न्स पीकॉक। तो इन्होंने इस 1860 की आईपीसी को पढ़ा, उसमें कुछ संशोधन किए। तो संशोधन करने के बाद 6 अक्टूबर 1860 को इसे कानून के रूप में शामिल किया गया, और 1 जनवरी 1862 से, बहुत ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुई, ये प्रभावी हो गई थी पूरे भारत में उस समय। ठीक, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। अच्छा, एक चीज, हाँ, यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत में कौन सा कानून प्रभावी हुआ करता था इसके आने से पहले। तो इससे पहले यानी 1 जनवरी 1862 से पहले, इससे पहले भारत में कौन सा कानून, अभी मैंने आपको बताया था भारत में कौन सा कानून प्रभावी हुआ करता था। तो इससे पहले भारत में मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ, यानी कि मुसलमानों का आपराधिक कानून, मुसलमान आपराधिक कानून, मुसलमान आपराधिक कानून ये भारत में प्रभावी था। और दोनों ही हिसाब में ये जो प्रभावी था ये हिंदू और मुसलमानों दोनों पर ही लगता था। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछे कि मुसलमान यानी मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ जो था वो किस पे लगता था, तो आप बोलोगे हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों पर ये व्यापक रूप से प्रभावी था। कब? इस 1 जनवरी 1862 में आईपीसी के लागू होने से पहले। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी। ठीक, इसके लागू होने के बाद तो 1 जनवरी 1862 से लेकर 1940 तक, 1940 के दशक तक ये आईपीसी लागू तो होती थी, लेकिन उस वक्त तक जो स्वतंत्र रियासतें होती थीं, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो स्वतंत्र रियासतें थी 1940 तक, ये उन पर लागू नहीं होती थी। तो याद रखना 1940 के दशक तक ये स्वतंत्र रियासतों पर लागू नहीं होती थी। ये क्या होता था? ये स्वतंत्र रियासतों पर लागू नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उनके पीछे की वजह है, जितनी भी स्वतंत्र रियासतें होती थी उनकी अपनी आपराधिक कानून और धाराएं थी। तो लागू ना होने के पीछे की वजह है, जितनी भी स्वतंत्र रियासतों की बात थी तो उनमें अपने उनके आपराधिक कानून हुआ करते थे, उसकी धाराएं होती थी, उसी के हिसाब से सजा का प्रावधान भी था उन तक।
लेकिन 1940 के दशक के बाद ये पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे क्या होने लगी, लागू होने लगी, जब सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल के एक प्रयास के अनुसार ये जो स्वतंत्र रियासतें थी, जिसमें मैंने नाम बताया जूनागढ़, हैदराबाद, इन सभी को भारत में शामिल करने की कवायद होने लगी थी। इसका प्रयास शुरू हो चुका था, तब से ये 1940 के बाद से उन रियासतों पर भी खुद से लागू होने लगी थी, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के कि उसका अपना आपराधिक कानून था। तो 370 हटने के बाद ये वहां पे भी अब पूरी तरीके से बीएनएस लागू है, आईपीसी लागू है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके में 1971 में 1971 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1971 में 47वीं विधि रिपोर्ट के अनुसार, विधि का मतलब होता है कानूनी प्रक्रिया वाली, विधि का मतलब कानून होता है, तो 47वीं विधिक रिपोर्ट के अनुसार इस आईपीसी में बहुत सारे संशोधन किए गए। रिपोर्ट के अनुसार लोगों को लगा कि भाई कुछ कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कई बार इसमें न्याय मिलने की गुंजाइश जो होती है वो कम होने लगती है। दंड देने पर ज्यादा इसका फोकस रहता था। आईपीसी का मेन फोकस न्याय की अपेक्षा दंड देने पर, पनिशमेंट देने पर ज्यादा होता था। ठीक है, तो 1971 में 47वीं विधि रिपोर्ट के अनुसार इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। क्या किए गए? बहुत सारे संशोधन किए गए। और उस संशोधन के अनुसार जो संशोधन किए गए, तो इस संशोधन को पढ़ते 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 समय लिया गया। समय लेने के बाद आगे 6 दिसंबर 2018 को सबसे मेन जो बदलाव किया गया इस आईपीसी में, कब? 6 दिसंबर 2018 को, बहुत पास की बात आ गई, ध्यान से सुनना। तो 6 दिसंबर 2018 को इसमें ऐसा क्या बदलाव किया गया था, तो ध्यान से सुनिएगा। 6 दिसंबर 2018 को इसमें एक सेक्शन होता था जिसे हम लोग 377 कहते थे, जो कि समलैंगिकता पर आधारित था। ठीक है, तो 6 दिसंबर 2018 को इस रिपोर्ट के अनुसार जो संशोधन किए गए, उसमें धारा 377 जो थी, जो कि किसको इंगित करती है? समलैंगिकता को इंगित करती है, समलैंगिकता को इंगित करती है। इसको क्या किया गया? अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। मतलब अब ये अपराध नहीं माना जाएगा। कब से? 6 दिसंबर 2018 के बाद से समलैंगिकता में शामिल सभी लोग जो पहले आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल होते थे, अब यहां पर इसको अपराध नहीं माना जाता है, नहीं माना गया, नहीं माना जाएगा। तो आपसे प्रश्न जानते हैं यहां से क्या पूछ सकता है कि आईपीसी में हुआ मेजर संशोधन कौन सा था? तो आप बोलोगे सर आईपीसी में हुआ मेजर संशोधन जो था वो 6 दिसंबर 2018 को सबसे पहला मेजर संशोधन था। 377 यानी समलैंगिकता को इसमें अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज और समझा दूं। कई सारे बच्चों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि जब आईपीसी से ये बीएनएस हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, बहुत ध्यान से समझना है। कुछ लोगों के मन में अभी भी आ रहा होगा यार 512 से 358 धाराएं कर दी गई, 23 अध्याय से 20 अध्याय कर दिए गए, तो परिवर्तन तो बहुत सारे हुए। नहीं सर, समझिए, जब हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे ना, तो आईपीसी में क्या था? पहले हर अपराध की जो परिभाषाएं थी वो अलग अलग सेक्शन में थी, अलग अलग धाराओं में थी। हर अपराध की जो परिभाषा थी वो अलग अलग अपराधों में थी। बीएनएस में क्या किया गया है? भारतीय न्याय संहिता में जो चेंज होकर अब बन रही है, बन चुकी है, उसको लागू करना रह गया है। उसमें क्या किया गया? सारी परिभाषाएं जितने अपराध की थी उनको उठाकर एक धारा में रख दिया गया, इसलिए धाराएं कम हो गई। लॉ पढ़ने वाले बच्चों के लिए इतनी धाराओं का, इतनी परिभाषाओं का याद रखना थोड़ा सा कठिन काम हो रहा था। इसको देखते हुए भी भारत सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया। और दंड देने से ज्यादा अब फोकस किस पर किया जाएगा? न्याय पर किया जाएगा। इसलिए इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का नाम बदला गया है। क्या किया गया? भारतीय न्याय संहिता। पहले आईपीसी के अनुसार ज्यादा जोर, ज्यादा फोकस किया जाता था कि अगर कोई अपराध सिद्ध होता है तो उसको दंड कैसे दिया जाए, दंड पर, चाहे वो निर्दोष हो या ना हो। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कानून या साक्ष्य की अनुपस्थिति में या उसके लैक के कारण निर्दोषों को भी सजा दे दी जाती थी। लेकिन अब उसी के बदलाव की एक प्रक्रिया यहां पर यह चल रही है कि निर्दोष को सजा देने से बचाना है और दोषी को तो सजा देनी ही देनी है, अपराध तो सिद्ध करना ही करना है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये इतिहास था आईपीसी का। इसीलिए
क्योंकि ये 6 अक्टूबर 1860 को कानून में शामिल की गई थी, इसीलिए इसे आईपीसी 1860 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईपीसी 1860। अब मैं इसी में बीएनएस की बात कर लेता हूं, भारतीय न्याय संहिता में। तो बीएनएस की अगर हम बात कर लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता की बात कर लेते हैं, तो इसके इतिहास को देख लीजिए, जो कि बहुत रिसेंट है, बहुत नया है। ठीक है, इसका इतिहास क्या है? धाराएं लगभग सब वही हैं, कुछ धाराओं के, कुछ अपराध की धाराएं बदली गई हैं, बाकी है सब कुछ वही। पहले जैसे 302 मर्डर के लिए होता था तो उसकी धारा बदल दी गई, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होता था, उसकी धाराएं बदल गई हैं, चोरी के प्रावधान की धारा कुछ और थी, उसको बदल दिया गया। ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं जिनकी आपराधिक दृष्टि वही है, लेकिन उनको पहले किसी और सेक्शन में रखा जाता था, अब बीएनएस में किसी और सेक्शन में रखा जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे इसमें पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। अब मैं बीएनएस की बात कर लेता हूं, भारतीय न्याय संहिता की बात कर लेता हूं, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और ये कब से लागू होगी, कब इसका क्या हुआ है, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों का होगा। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो अगर इसके इतिहास की बात कर ली जाए तो इसका इतिहास दिसंबर 2023 का है, दिसंबर 2023 का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो भारतीय गणराज्य में पूर्ण रूप से प्रभावी होगी। इंडियन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में भारतीय गणराज्य में पूर्ण रूप से प्रभावी होगी। कब से, इसकी डेट आनी बाकी है। ठीक है, भारतीय गणराज्य में प्रभावी होगी रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो इसके इतिहास की अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 दिसंबर 2023 को ये सबसे पहले विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी 12 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई, मतलब विधेयक पेश किया गया। ठीक, ये विधेयक कब पेश किया गया? 12 दिसंबर 2023 को। और किसने पेश किया? तो आप बोलोगे ये सब मामलों में भारत के गृह मंत्री इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, तो ये भारतीय गृह मंत्री, और तत्कालीन गृह मंत्री की अगर बात करें तो उनका नाम है अमित शाह, और ये अमित शाह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा यानी कि संसद के प्रिय सदन में पेश किया जाता है। तो 20 दिसंबर 2023 को याद रखिएगा, 20 दिसंबर 2023 को भारतीय लोकसभा के द्वारा इसे पारित किया गया, इसे बहुमत दे दिया गया। भारतीय लोकसभा ने इसे क्या कर दिया, बोला कि हाँ ठीक है, मेरी तरफ से पास है, पूर्ण बहुमत के द्वारा ये उत्तीर्ण कर दिया गया। आप ऐसे समझ सकते हो, ये पास कर दिया गया। अगले दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया। तो 21 दिसंबर 2023 को 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने इसे पूर्ण रूप से पारित किया बहुमत के द्वारा, यानी कि उन्होंने पास किया गया। अब कोई भी विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए जाता है, उनके सिग्नेचर के लिए जाता है। तो 25 दिसंबर 2023 को अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के दौरान, जन्म दिवस, हाँ उनका ही जन्म दिवस होता है, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको संस्तुति दी गई, यानी राष्ट्रपति जी ने भी अब इसको क्या कर दिया है, पारित कर दिया। उन्होंने भी अपनी संस्तुति दे दी, हाँ में उन्होंने भी कहा ओके है, सिग्नेचर वगैरह कर दिए, साइन वगैरह कर दिए कि हाँ सब ठीक है, इसमें लिखी हुई बातें मान्य होंगी। अब ये कब से लागू होगा इसकी अभी तिथि को निश्चित नहीं किया गया है। जब तिथि निश्चित कर दी जाएगी तो वो आपको सूचित किया जाएगा, आपको भी पता चलेगा। लेकिन आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता, ये एक प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय न्याय संहिता किसका किसका स्थान लेगी। तो भारत, ये मैंने शायद आपको बताया है कि भारत में जो भारतीय दंड संहिता है, क्रिमिनल सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये तीनों का स्थान लेगी। ठीक है,
ये तीनों का स्थान लेगी और वो क्या बनेगा, वो बनेगा इन तीनों की जगह बीएनएस। बीएनएस प्रभावी क्या होता है, बीएनएस में क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, तो जितने भी आपराधिक कानून से संबंधित उनके दंड हैं, उनके दंड से बचाव की क्या हिसाब होगा, और इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो प्रक्रिया है वो सब इसमें शामिल होगी। क्या दंड मिल सकता है, उस दंड से बचाव कैसे कर सकते हैं, उससे बचाव की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर क्या होगा, जिसे सीआरपीसी में शामिल किया जाता है। तो ये सब चीजें बीएनएस में आपके शामिल होंगी। किसको रिप्लेस करेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये इन तीनों को रिप्लेस करेगा। किसने प्रस्तुत किया, अमित शाह ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, 12 दिसंबर 2023 को विधेयक पेश किया। सबसे पहले 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने पास किया, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने पास किया, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसके लिए हाँ बोला। और ये पूरे भारतीय गणराज्य में प्रभावी होने वाली है। पूरे भारतीय गणराज्य में यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया में का जितना भी भौगोलिक दृष्टिकोण से जमीन है, ये वहां पर स्थायी सभी लोगों के लिए जो भारत का मूल नागरिक है या भारत का कंप्लीट नागरिक है। तो ये लागू किस पे होगी, भारत के नागरिक और भारतीय मूल के नागरिक दोनों पर लागू होगी। ठीक है, किस पर लागू होगी, भारतीय नागरिकों पर भी, इंडियन सिटीजन्स के लिए भी, और भारतीय मूल के नागरिकों के लिए भी जो कहीं विदेश वगैरह में रह रहे हैं वहां पे भी क्या होगी, लागू होगी। भारतीय मूल के नागरिकों पर भी लागू होगी। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अब इसमें कौन कौन सी धाराएं थी, वो धाराएं कैसे बदली हैं, उन धाराओं पर हमें कैसे काम करना है, इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए आईपीसी की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आईपीसी में टोटल 23 अध्याय थे, 23 चैप्टर थे और 512 क्या थी, धाराएं थी, सेक्शन थे, 512 सेक्शन थे। लेकिन अगर हम बीएनएस की बात कर लेते हैं तो बीएनएस में क्या हो गया है, अगर हम बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो इसमें 20 चैप्टर कर दिए गए हैं और 358 सेक्शन कर दिए गए हैं। यानी धाराओं की संख्या कितनी हो गई, 358। अब मैं आपको पहले एक एक करके ये बताने की कोशिश करता हूं कि किस सेक्शन में क्या चीजें हैं, किस सेक्शन में कहां से कहां तक की धाराएं हैं, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर एक एक चीजों को देख लेते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो अगर मैं यहां पर बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में कौन सा अध्याय किस धारा के तहत है और उसमें किस प्रकार के अपराधों का वर्गीकरण है, इस पर हम लोग बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, ये बदले हुए नियमों के अनुसार आईपीसी का नया जो प्रारूप है, नई जो संरचना है, उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, यानी आईपीसी की जो संरचना हो गई है, अब आईपीसी बराबर क्या हो गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। यही आपके लिए सीआरपीसी का भी काम करेगा। आपको सीआरपीसी भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इतने डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की जो संरचना हो गई है, अगर इसकी संरचना की बात करें तो कैसी संरचना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं और वो धाराएं किस प्रकार के अपराधों को वर्गीकृत करती हैं, कैसे क्लासिफाइड करती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जिसमें पहले 1 से 5 सेक्शन हुआ करते थे, यानी 1 से 5 धाराएं होती थी। अब इसमें धाराओं की संख्या हो गई है 1 से 3 तक, यानी 1 से 3 सेक्शन इसमें शामिल होंगे और इसमें जो प्रारंभिक अपराध होते हैं ना, उनकी बात होगी, प्रारंभिक अपराधों की बात होगी। इसको हम लोग इस सेक्शन 1 में यानी चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर 2 की बात करते हैं। आगे हम लोग डिटेल में भी चलेंगे, कौन कौन सी धाराओं, कौन कौन से अपराधों की धाराएं बदली गई हैं, उस पर भी चर्चा होगी, मैं चीजें आपको बताऊंगा। ठीक, चैप्टर अगर 2 की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, चैप्टर 2 की, दूसरे अध्याय की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरे अध्याय में धाराएं जो हैं वो 4 से 13 तक हो गई हैं। तो 4 से 13 तक की जितनी भी धाराएं होंगी वो हमारे दूसरे अध्याय में आएंगी और इसमें सजाओं का प्रावधान है कि कौन सी सजा किसके लिए दी जाएगी। किसका प्रावधान हो गया है, सजाओं का प्रावधान किया गया है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक, जो कि अध्याय 2 में है। कौन से अध्याय में है, अध्याय 2 में हो गया। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 2 में हो गया। आप लोग इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देखना। ठीक है,
तो चीजें आपको स्पष्ट भी होती रहेंगी। चैप्टर 3 की बात करते हैं तो 14 से लेकर 13 तक यहाँ खत्म, 14 से लेकर 44 तक की जो हिस्से हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 में आएंगे। और इसमें अगर बात करते हैं तो सामान्य अपवाद देखेंगे। जैसे सामान्य अपवाद ये क्या चीजें हैं, इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा आगे भी करेंगे। सामान्य अपवाद, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो निजी रक्षा का अधिकार होता है ना, सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं। निजी रक्षा का जो अधिकार होता है जिसे हम लोग सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अब मान लीजिए कि शेर आपके सामने आ गया, तो शेर को मारना जब आपकी जान पर खतरा हो तो क्या है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, और वो भी इसी में शामिल किया गया। और इसके तहत निजी रक्षा का जो अधिकार है ना, उसको धारा 34 से लेकर 44 तक में वर्णित किया गया है कि किस प्रकार से आप अपनी निजी रक्षा कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी धारा में वर्णित किया गया है? धारा 34 से 44 में। क्योंकि ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि अब जो सेल्फ डिफेंस का सेक्शन है, सेल्फ डिफेंस की धाराएं क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखोगे, अब जो सेल्फ डिफेंस की धाराएं हो गई हैं वो 34 से 44 के बीच में हो गई। और सबसे लेटेस्ट चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, सबसे लेटेस्ट बता रहा हूं कि पेपर में आएगा तो इन्हीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 4 में चलते हैं, यानी कि अब जो अध्याय 5 होगा, चैप्टर नंबर 5 होगा, उसमें क्या चीजें हैं। 44 तक यहां कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद 45 से लेकर 62 तक की जो धाराओं का हिसाब किताब है, अपराधों की श्रेणी है, कौन सी धाराएं में क्या होगा। तो चैप्टर 5 में 45 से लेकर 62 तक की धाराएं हैं, और इसमें दुष्प्रेरण आता है। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, बताता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आपराधिक षड्यंत्र और साथ ही साथ आपराधिक षड्यंत्र का प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और उसको किए गए प्रयास। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब, जैसे आपराधिक षड्यंत्र है कि किसी बच्चे की किडनैपिंग की, अब उस किडनैपिंग में उसका एक प्लान बनाया, उसकी एक प्लॉटिंग करी, उसका षड्यंत्र बनाया कि यहां से उस बच्चे को किडनैप करना है, इतनी फिरौती मांगनी है, फिरौती मांगने के बाद बच्चे को वापस करना है या बच्चे की हत्या करनी है। इस प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र, या फिर इसी षड्यंत्र को बनाने का प्रयास भी करना। ध्यान से सुनिएगा, षड्यंत्र को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग की बात है, लेकिन अगर इस प्रकार के क्रिमिनल षड्यंत्र को आपने बनाने का प्रयास भी किया कि आज मैं उसको मारूंगा, आज मैं उसको मारने के ये प्लॉटिंग मेरी है, तो वो भी आपका आपराधिक प्रवृत्ति में आएगा, जिसको हम लोग अध्याय 5 में देखेंगे। और अध्याय 5 की धारा 45 से लेकर 62 तक में इसमें आएगा। दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को, किसी को क्या करना, किसी भी बुरे काम के लिए प्रेरित करना, दुष्प्रेरण। ठीक है, तो ये आता है अपना चैप्टर नंबर 5 में। चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से चलना है। अगला आता है हम लोगों का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 यानी कि अध्याय नंबर 6। देखिए 45 से लेकर 62 तक की धाराएं को यहां पर रखा गया है चैप्टर नंबर 5 में, है ना। चैप्टर नंबर 5 में इसको रखा गया है। अब चैप्टर नंबर 4 था ये, सॉरी ये था चैप्टर नंबर 4, वेरी सॉरी, 3 के बाद चौथा आएगा। ये चैप्टर नंबर 4 था जिसमें 45 से 62 तक की धाराएं थी, जिसमें ये थे। अब हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, ये है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में 62 तक यहां खत्म हो गया, तो 63 से लेकर 97 तक की सेक्शन इसमें आएंगे। 63 से लेकर 97 तक के सारे सेक्शन, सारी की सारी धाराएं यहां आएंगी। और इसमें जो चीजें हैं उसको आप जरूर नोट करना, याद भी करना, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्या चीजें हैं इसमें? इसमें सबसे पहला जो है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। किसके खिलाफ? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराध जो होंगे वो इस अध्याय में आएंगे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ के अपराध, दहेज प्रथा, बच्चे को प्रताड़ित करना, स्कूल में या घर में मारना, ठीक, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ के जितने भी अपराध होंगे वो इसमें आएंगे। और कुछ विशेष चीजें भी इसमें हैं जो भी मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग उसको याद भी कर लीजिए और चीजों को समझना।
जैसे महिलाओं के खिलाफ एक मामला बहुत होता है जिस पर कोर्ट में केसेस बहुत होते हैं, वो होता है यौन अपराध का। ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित होता है। तो अगर हम यौन अपराध की बात करें, जो कि यहाँ पर महिलाओं और बच्चों आजकल दोनों के खिलाफ होता है, क्योंकि वेश्यावृत्ति में छोटी उम्र में बच्चों को या फिर लड़कियों को ढकेला जाने लगता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, यौन अपराध जिसे कहते हैं। तो यौन अपराध की जो धारा है बीएनएस के अनुसार, नई बदली हुई संहिता के अनुसार, उसको याद रखना। अब ये 63 से लेकर 72 तक है। कहां से है? 63 से 72 तक के जितनी भी सेक्शन होंगे वो किसको प्रमाणित करेंगे? यौन अपराध को, यानी कि सेक्सुअल क्रिमिनल को संबोधित करेंगे। ठीक, दूसरी बात, ये महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ही अपराधों की बात हो रही। दूसरी बात, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे या महिला पर बल के द्वारा हमला करता है, उसको अपनी ताकत से मारता है, तो वो अलग सेक्शन में आता है। बल के द्वारा किए गए जो अपराध होंगे महिलाओं और बच्चों पर, बल के अपराध यानी कि ताकत दिखाकर उनको मारना, पीटना, इस प्रकार के जो अपराध होंगे, वो अगर मैं सेक्शन बात कर लेता हूं तो 73 से लेकर 72 तक यहां हो गया था ना, 73 से लेकर ये आते हैं 78 तक में, 73 से लेकर 78 के। इसके बाद विवाह संबंधी जो अपराध होते हैं, ये भी आजकल बहुत हो रहा है ना। पहला ये हो गया यौन अपराध, दूसरा हो गया बल के अपराध, तीसरा हो गया विवाह संबंधी अपराध। ये तीनों बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। विवाह संबंधी अपराध यानी कि शादी धोखे से कर लेना, दहेज लेना, दहेज के संबंध में मार डालना, जिसे हम लोग दहेज प्रथा कहते हैं, डाउरी केसेस कहते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड आते हैं। तो विवाह से संबंधी अपराध 78 यहां खत्म हो गया था। ये 79 से लेकर 85 तक होते हैं। कहां से होते हैं? 79 से 85। इसमें एक अपराध की श्रेणी और हो जाती है जो आजकल भी अब अस्पतालों में बहुत होने लगी है। क्या? अस्पतालों में महिलाओं के प्रति जो होता है वो क्या हो जाता है? गर्भपात के अपराध। ये अब कानूनी दृष्टि से गर्भपात कराना, अबॉर्शन कराना, ये कानूनी दृष्टि से अपराध की ही श्रेणी में है। तो गर्भपात के लिए जो अपराध है, गर्भपात से संबंधित या उनके कारण से संबंधित, गर्भपात के कारण जो अपराध होता है उसको यहां पर धारा किससे यहां तक खत्म हो गया था 85 से, तो 86 से लेकर 97 तक इसे यहां रखा गया है। तो टोटल 63 से लेकर 97 तक जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं उसमें इन प्रकार की चीजों को रखा गया है। यौन अपराध 63 से 72 सेक्शन, बल के द्वारा महिलाओं या बच्चों पर किया गया अपराध 73 से लेकर 78 तक सेक्शन, विवाह संबंधी अपराध 79 से लेकर 85 तक की धाराओं में आएगा, और गर्भपात के कारण जो अपराध होते हैं या होने की संभावना होती है वो 86 से लेकर 97 तक आता है। चैप्टर नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है चैप्टर नंबर 6 की। अगर हम लोग बात करते हैं तो कि चैप्टर 6 में हमारे पास क्या आने वाला है, यानी अध्याय 6। अध्याय 6 तो देखो, धारा 63 से 97 तक यहां खत्म हो गई थी। अगली धारा है 98 से लेकर 144 तक, तो जो चैप्टर नंबर 6 में हमें देखने को मिलेगी 98 से 144, और ये सब नई बदली हुई बीएनएस यानी जो आईपीसी है जिसका स्थान बीएनएस लेगी, उसकी संरचना है। आपको ध्यान से समझना है कि किस अध्याय में कौन सी धाराएं हैं और उन धाराओं में कौन से अपराधों को संगित किया गया है। इससे अच्छा पूरे आप देख लेना, इससे अच्छा आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर एक छोटी बात को मैं विस्तार पूर्वक यहां डिस्कस कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। ठीक है, धारा 98 से 144 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो चीजें होती हैं, जो अपराध होते हैं, वो मानव शरीर को प्रभावित करने से संबंधी अपराध होते हैं, कि मानव शरीर किन किन चीजों से प्रभावित होता है, और इस पर कानूनों को भी बदला गया है। ठीक है, प्रभावित करने वाले अपराध के विषय में इसमें चर्चा होगी, और इसमें सबसे पहले यह आता है जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध। जीवन को प्रभावित करने वाले, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा। जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें 98 से लेकर धारा 111 के बीच में आती हैं। इसमें भी बहुत सारे वो होते हैं, जैसे अब जीवन को प्रभावित कैसे किया जा सकता है। दिल्ली में यमुना के किनारे रहने वाले लोगों में जो छठ पूजा के समय या कभी क्या होता है, यमुना जी में नहा रहे हैं, यमुना में होने वाले फैक्ट्रियों के प्रदूषण के कारण अपने जीवन को लगातार क्षीण होता हुआ देख रहे हैं, तो वो अपराध भी अध्याय 6 के 98 से 144 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले होते हैं।
बहुत सारे टावर्स लग रहे हैं, इन टावर्स से, मोबाइल टावर, कम्युनिकेशन टावर लगते हैं ना, इनसे रेडिएशन होता है और कहीं ना कहीं वो रेडिएशन हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो आप इसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। बीएनएस के अनुसार धारा 98 से 144, और इसमें अगर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक है तो उनकी कैटेगरी धारा 98 से 111 में और भी अच्छे ढंग से प्रस्तावित की गई है, लिखी गई है। तो आप ये समझे होंगे कि जीवन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और उस पर अपराध किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, चोट के द्वारा जो मानव शरीर प्रभावित होता है, किसके द्वारा? चोट के द्वारा। चोट के द्वारा भी तो मानव शरीर प्रभावित होता है। ये चोट के द्वारा अगर मानव शरीर प्रभावित होगा तो धारा 112 से लेकर 125 तक के प्रावधानों को इसमें लिखित किया गया। इसमें प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर सीआरपीसी में होता है, जिसका भी स्थान ये लेने वाली है। अब इसमें प्रोसीजर भी आएगा कि किस प्रोसीजर के अनुसार उसको सजा मिलेगी। अब चोट का प्रोसीजर कैसा है? दो दोस्त जा रहे थे कहीं खाना खाने, वहां पे पहले से एक दोस्तों का झुंड बैठा था, आपस में किसी बात पर कहा सुनी हो गई, एक ने उठाकर किसी दूसरे के शरीर में सलिया मार दी। सलिया मारने से क्या हुआ कि उसके शरीर में बहुत चोट आई। चोट लगने के कारण उसका शरीर, उसकी मानसिक बुद्धि अब पहले जैसे नहीं रह गई। तो ये भी क्या होता है कि चोट के कारण अगर कोई मानव शरीर प्रभावित होता है तो उसके कारण जो अपराध संहित होता है वो अध्याय 6 में होगा। और इसके अगर सेक्शन की बात करते हैं तो 112 से 125 तक का सेक्शन यहाँ आता है। इसके बाद से जितने भी चैप्टर और जितने भी सेक्शन है ना, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। ठीक है। तीसरी की बात करते हैं, आपराधिक बल और हमले से अगर किसी को कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है। आपराधिक बल और हमले का मतलब क्या है उसको भी समझिए और ध्यान से समझिए। आपराधिक बल और हमला, आपराधिक बल और या हमला, ये आता है धारा 126 से लेकर धारा 134 तक। अब आपराधिक बल कैसे, क्या है सर जी आपराधिक बल? घर में रात के समय चोर घुस आए या डकैती पड़ गई। अब चोरों ने क्या किया, चोर घुसे होंगे तो चोरी करने के इरादे से ही घुसे होंगे और चोरी करना एक अपराध की श्रेणी में है। तो ये हो गया आपराधिक बल। अब चोरों ने चोरी करने के कारण जब उनको कुछ नहीं कर रहा था तो घर के सदस्यों पर हमला किया। हमला करने का मतलब उनको शारीरिक क्षति पहुंचाई, शारीरिक चोट पहुंचाई। तो वो भी अध्याय 6 में आएगा और उसकी धारा होगी धारा 126 से लेकर 134 में, जिसमें कहा जाता है कि आपराधिक बल या हमला किया गया। या गैंगस्टर के जो मामले होते हैं जिसमें आपराधिक बल या हमले किए जाते हैं तो वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? धारा 126 से लेकर 134 की श्रेणी में आएगा। ठीक है। इसी में एक और चीज आ जाती है सबसे आखिरी, जिसको ये निर्देशित करता है, वो होता है अपहरण, दासता और जबरदस्ती जो श्रम कराया जाता है। अपहरण कर लिया किसी का, ठीक, किसी को गुलाम बनाकर रखा है, गुलाम बना लिया यानी कि दास्ता करा रहे हो, या फिर बलपूर्वक जो श्रम कराया जाता है, बलपूर्वक कराया गया श्रम, कराया गया श्रम, वो भी अध्याय 6 में आता है। और इसकी धारा की बात करें तो धारा 135 से लेकर धारा 144 तक इसमें इंगित होती है। धारा 135 से धारा 144 तक इसमें संज्ञायित की जाता है। अब समझिएगा, अपहरण किया, ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। बल का इस्तेमाल है, मानव शरीर को क्षति पहुंचेगी ही पहुंचेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति जानबूझ के अपहरित नहीं होना चाहता है। अब ऐसे तो नहीं होगा ना किसी व्यक्ति के पास गए, चलो भाई मैं तुम्हारा अपहरण करने आया हूँ, अपहरण हो जाओ, संभव नहीं है। तो उसको आपको खींचना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, कुछ चीजें सुंघानी पड़ेगी, बेहोश करना पड़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं शरीर को क्षति पहुंचती है। अध्याय 6। दूसरा, किसी को गुलाम बना लिया। अब अगर आप किसी को गुलाम बनाओगे, मान लीजिए कि मैंने किसी को गुलाम बनाया, अब गुलाम बनाया ही इसीलिए है कि मैं उसका शारीरिक शोषण उससे काम करा सकूं। गुलाम बनाने का ये नहीं कि उसको घर में राजा के तरीके रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, संभव नहीं होता है। गुलाम बनाने का जो इंटेंट होता है, जो उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि उससे कितना से कितना काम लिया जा सके। तो गुलाम बनाना, जैसे पहले के जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, तब वो आपराधिक श्रेणी में नहीं आता था। लेकिन आप अगर किसी को आज गुलाम बना के रखते हैं
या फिर किसी को गुलाम खरीदते हैं तो आज वो आपराधिक श्रेणी में है, जो कि अध्याय 6 में है। धारा 135 से लेकर 144 के बीच में आपराधिक दंड का प्रावधान है इसमें। फिर दूसरा है बलपूर्वक श्रम कराना। आजकल देखा जाता है, आजकल क्या देखा जाता है, पहले भी देखा जाता था, अभी भी आगे की चीजें ऐसे ही चल रही हैं। आपराधिक दंड बलपूर्वक श्रम कराने का मतलब, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े होटल्स में या रोड साइड ढाबों में या कहीं भी अन्य जगह छोटे छोटे बच्चों से जबरन श्रम कराया जाता है, या भीख मंगवाने के लिए। आजकल देखते हो ना, जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ पर, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। तो कुछ तो अपनी मजबूरियों के कारण मांगते हैं, लेकिन इनके भी बड़े बड़े रैकेट्स होते हैं कि जाकर वहाँ भीख मांग कर लाओ और आज तुमको इतना कलेक्शन करना है। तो इस प्रकार से कि बलपूर्वक अगर आप किसी से श्रम भी करा रहे हो ना, तो वो भी आपराधिक श्रेणी में आएगा। और 135 से धारा 144 के बीच में इसमें सजा के प्रावधान भी है। ठीक है, नोट करिएगा बहुत ध्यान से, हालांकि ये PDF तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए चैप्टर यानी कि अध्याय 6 में क्या क्या था। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, उसमें जीवन को प्रभावित करने वाले के लिए सेक्शन क्या है, चोट द्वारा, आपराधिक बल द्वारा, अपहरण, गुलाम, या फिर आगे बात करें तो बलपूर्वक श्रम के लिए मैंने आपको सेक्शन बताए थे। अब इसके बाद हम लोग अगले अध्याय पर चलते हैं। अगले अध्याय में अध्याय 7 की अगर बात करें तो इसमें राज्य के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं। अब यहां पर राज्य के विरुद्ध अपराध से मतलब है कि देश के विरुद्ध भी अपराध। राज्य मतलब यहां पर भारतीय गणराज्य की बात है। आप देश के विरुद्ध किसी भी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं, देश के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध युद्धात्मक स्थिति में गलत तरीके से हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, या किसी भी ऐसी आपराधिक कार्यवाही जिससे देश या राज्य की संपत्ति को हानि पहुंचती है या उसकी शांति व्यवस्था भंग होती है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। और उसे BNS में यानी भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर नंबर 7 में शामिल किया गया है, अध्याय 7 में रखा गया है। ठीक है, अध्याय 8 की बात कर लेते हैं। अध्याय 8 का जो सेक्शन है, जो धाराएं हैं, वो 157 से लेकर 166 तक हैं, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध हैं। यानी अगर कोई भी ऐसा पर्सनल या अधिकारी जो कि थल सेना से संबंधित है या वायुसेना से संबंधित है या जल सेना से संबंधित है, यानी कि नेवी से संबंधित है, और वो किसी भी आपराधिक गतिविधियों में पाया जाता है, तो उसके आपराधिक गतिविधियों का निर्धारण अब चैप्टर नंबर 8 में होगा, जिसका धारा 157 से 166 पर है। लेकिन इनके लिए जो आपराधिक मुकदमे हैं वो कोर्ट मार्शल के थ्रू होते हैं, यानी कि इन सेनाओं से संबंधित न्यायालयों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन उसका सेक्शन, उसकी धाराएं क्या रहती हैं, 157 से 166। किसके अनुसार? भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। याद रखना है, ये बदले हुए हिसाब से मैं आपको चीजें कंक्लूड कर रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि ये चीजें आपको याद रखें और आगामी पेपर में जब आप चीजों को करें, जो प्रश्न है उसके उत्तर दें, तो वो उत्तर इन्हीं हिसाब से दें, क्योंकि ये पूरा नया सेक्शन पूरा नए तरीके से जो BNS में है, भारतीय न्याय संहिता में, उसके हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 में क्या है? अध्याय 9 में चुनाव से संबंधित अपराध। सर जी, ये चुनाव से संबंधित अपराध क्या होते हैं जो अध्याय 9 में वर्णित किए गए हैं? समझिएगा, इसके सेक्शन जो है वो 167 से 175 है। चुनाव संबंधित अपराध क्या है? आजकल तो मामले बहुत सही होने लगे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। लोग चुनाव में वोट डालने के लिए लगे हैं, वोट डाले गए, लिए जाने लगे। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, उसमें पड़े हुए जो पर्चे होते थे उनको नामों से बदल दिया जाता था। इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां थी, जो आज भी कई राज्यों में होती हैं, जो हमें मूवी के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से देखने को आज भी मिलता है। तो इस प्रकार के अपराध है। या फिर आप अपना फर्जी वोटर ID कार्ड लेकर वोट डालने पहुंच रहे हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की कोशिश करी, किसी भी प्रकार का ऐसा अपराध जो कि चुनाव में बाधा डालता है या उसकी गतिविधियों को रोकता है, वो किस सेक्शन में आता है? वो धारा 167 से 175 में अध्याय 9 में वर्णित किया जाएगा। मैं आपको आगे चर्चे के विषय में सारी धाराएं रहेंगी, इंपॉर्टेंट धाराएं रहेंगी, उसको भी विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। पहले ये जो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार चीजें हैं, इसको आपको समझना बेहद आवश्यक है।
अध्याय 10 में बात करें तो सिक्कों, बैंक नोट, करेंसी नोटों, सरकारी टिकट से संबंधित जो आपराधिक गतिविधियां की जाती हैं उससे हमें उसको इससे अध्याय 10 में रखा गया है, जिसकी धारा की बात करें तो 176 से 186 है। सर इसमें किस प्रकार के अपराध है? भाई सिक्कों से संबंधित अपराध क्या है? बीच में आपने देखा था कि कई बार 10 के सिक्के या 5 के सिक्कों की मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी, तो लोगों ने क्या किए थे, 10 या 5 के एक ऐसी अफवाह फैलाई गई कि 10 के सिक्के या 5 के सिक्के में कुछ ऐसा तत्व है जो कि उसकी कीमत से अधिक में बिक रहा है, या उससे स्टेनलेस स्टील वाली जो ब्लेड्स होती हैं वो बनाई जाने लगी। तो लोगों ने क्या किया कि इसकी जमाखोरी शुरू कर दी। 5 के सिक्के अपने पास आते जा रहे हैं, उनको इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, और किसी दूसरे को देकर भारतीय करेंसी को, भारतीय नोटों को, भारतीय सिक्कों को आप किसी अन्य चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नाजायज है। तो इस प्रकार के अपराध। बैंक नोटों से संबंधित अपराध कि सर पुराने नोट थे, अब वो नए नोट में बदलवाने के बाद भी नए नोटों की बहुत सारी एक कैटेगरी इकट्ठा हुई। जैसे अभी आपने देखा होगा, हाल ही की घटना है, शायद कांग्रेस पार्टी के एक विधायक थे जो तेलंगाना या हैदराबाद में थे, उनके पास कई 100 करोड़ रुपए कैश निकला था। इतनी भारतीय नोटों को कैश में रखने की इजाजत नहीं है, ये एक आपराधिक श्रेणी में आता है। तो ये भी इस अपराध में, इस अध्याय में धारा 166 से 176 से 186 में आपराधिक श्रेणी में है। इसके बाद बात करते हैं करेंसी नोट। अब सर करेंसी नोट क्या है? करेंसी नोट तो बैंक नोटों को ही करेंसी नोट कहेंगे। करेंसी नोट का मतलब यह है कि कई देशों की करेंसी से भारत के व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है, भारत की करेंसी से कई देशों के व्यापार को भी आगे बढ़ाया जाता है। अब करेंसी नोट में बात करें तो 10 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 200 का भी है, 500 का भी है। अब 2000 के तो मार्केट में कम दिखाई देने लगे। ये करेंसी नोट है, ये करेंसी है। या फिर किसी विदेश की पूंजी को या विदेश की करेंसी को अपने पास बहुत रुपए में इकट्ठा करना या इलीगल तरीके से उसका ट्रांसफर करना, जिसको हवाला कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाला। आपके पास 200 करोड़ हैं, आपने कहा भाई यहां पर 200 करोड़ किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें कि हमें वो दुबई में 200 करोड़ का ट्रांसफर दुबई की करेंसी में मिल जाए, कुछ बहुत काटने के बाद। तो ये भी आपराधिक श्रेणी में आता है, अध्याय 10 में धारा 176 से 186 में। तो सिक्कों से संबंधित, बैंक नोट से संबंधित या करेंसी नोट से संबंधित किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य, या फिर दूसरा एक चीज और है सरकारी टिकट से संबंधित। अगर इससे भी संबंधित कोई अपराध किए जा रहे हैं, आप पास सरकारी टिकट है जो पोस्टल ऑर्डर्स में लगती है, किसी में लगती है, उसको आप अपने तरफ से ही छाप दे रहे हैं, प्रिंट किए दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो अपराध हैं, जाली नोट से छापने के भी जो अपराध है, उसको अब भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 10 धारा 176 से 186 के मध्य में रखा जाएगा। अगला है अध्याय 11 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। इसमें लिख लीजिए आगे, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध लिख देता हूं, अपराध। अब वो किस सेक्शन में आएंगे? वो सेक्शन 187 से 195 में आएंगे। आपने अक्सर सुना होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपके दिमाग में बात बहुत अच्छे से आएगी। आपने अक्सर सुना होगा कि चुनाव से पहले धारा 144 लगाई जाती थी कि 4 लोग कहीं भी खड़े होकर मंत्रणा नहीं करेंगे, किसी विषय की चर्चा नहीं करेंगे, किसी पार्टी विशेष के विषय में कुछ विशेष बोलेंगे नहीं, या अन्य ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती है। तो अब वो जो धारा 44 थी, 144 थी, उसको भारतीय न्याय संहिता के अनुसार बदला जाएगा और वो धारा 187 बन जाएगी। मतलब जो सेक्शन आईपीसी में 144 था, अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार वो सेक्शन होगा 187। और 187 से 195 तक की कई सारी धाराएं हैं जिसमें अलग अलग तरीकों से सार्वजनिक शांति को भंग करने के अपराधों को नियमित किया गया है। तो ये अपना अध्याय था 11 और इसमें धारा 187 से 195 तक के बीच में आपराधिक दंड के प्रावधान दिए गए हैं अगर आप सार्वजनिक शांति को भंग करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है। चैप्टर 12 धारा 196 से 203 लोक सेवक या उनसे संबंधित अपराध। लोक सेवक क्या होता है ये चर्चा का विषय है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको मोटे मोटे तौर पर, स्थायी तौर पर ये बता देता हूं कि धारा 196 से 203 यानी लोक सेवक से संबंधित अपराध क्या है। एक नॉर्मल भाषा में अगर बोल दूं तो कोई सांसद जो होता है, सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोक सेवक होता है। एक विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है।
किसी स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य लोक सेवक की स्थिति में है। अब लोक सेवक से संबंधित या उनसे संबंधित अपराध किस प्रकार के हैं कि भाई आप स्कूल में घुसे और स्कूल में घुसकर ही प्रधानाचार्य को आपने पीट दिया, तो लोक सेवक से संबंधित अपराध ये है। कई सारे आजकल शरारती तत्व होते हैं स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, आजकल ये देखने को मिलता है कि कई सारे बच्चे हैं, उन्हें टीचर्स की या प्रधानाचार्य की कोई बात या प्रिंसिपल साहब की कोई बात बुरी लग गई तो लोगों का गैंग लिया, अनचाही अवस्था में, उनको इस सब चीज़ों के विषय में पता नहीं होता है। इसी कारण से अगर मैं मान लूँ, अगर कानून का सब लोगों को ज्ञान हो तो ये जो अनचाही चीज़ें होती हैं ये मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी कम भी होने लगेंगी। आप लोगों का भी ऐसा मानना होगा। अब जाके प्रिंसिपल साहब को पीट दिया, या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी सांसदों पर किसी ने इंक फेंक दी, स्याही फेंक दी, या भरी सभा में कभी चप्पल मार दी या पानी फेंक दिया। तो ये लोक सेवक या उनसे संबंधित अपराधों को अध्याय नंबर 11 में धारा नंबर 196, अध्याय 12 धारा 196 से लेकर 203 के बीच में संयोजित किया गया है, नियमित किया गया है। चैप्टर 13 पर आते हैं तो 204 से धारा 224 तक है, और ये लोक सेवक के वैध प्राधिकरण की अवमानना के लिए यहां पर अपराधों को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब लोक सेवक की वैध प्राधिकार की अवमानना क्या है? प्रिंसिपल साहब के कुछ अधिकार हैं, या मान लीजिए कि सांसद के कुछ अधिकार हैं। अब उस अधिकार जो कि उनके विशेष अधिकार हैं, जिसे प्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है, प्रिविलेज है, अब उसकी अवमानना कर रहे हैं। भाई मान लीजिए कि सांसद ने कहा कि आप किसी भी एक जगह पर खड़े होकर चुनाव से पहले या कुछ दिन पहले आपत्ति ना फैलाएं। जैसे मैं एक लेटेस्ट मुद्दा आपको बताता हूं, इससे आपको और भी गहराई से इस बात को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की गर्भगृह की स्थापना होती है, प्रभु श्री राम वहां विराजेंगे। उस पर्टिकुलर क्षेत्र के सांसद साहब ने कहा कि भाई 21, 22, 23 जनवरी को अयोध्या ना आए क्योंकि भीड़ बहुत है। शरारती तत्व, ये उनके विशेष अधिकार हैं, उन्होंने मना किया कि ना आए। अब लोगों ने उसके विशेष अधिकार की अवमानना करी कि अरे ये तो हमको मना कर रहे हैं कि ना आए। उनके मना करने के पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई बलवा हो जाए या भगदड़ मच जाए, या भीड़ भाड़ में आप चीज़ों को सही से व्यवस्था ना हो पाए, आपको चोट चाट ना लगे। लेकिन लोगों ने इसको अहम पे लिया। मान लीजिए मैंने ही अहम पे लिया कि भाई सांसद मुझे कैसे मना कर सकता है, वो भी देश का नागरिक है, मैं भी देश का नागरिक हूँ, वो क्यों कह रहा कि भाई आप 21-22 को यहाँ पर ना आइए। तो ये उनके विशेष अधिकार है। अगर उसकी आप अवमानना करेंगे तो धारा 204 से 224 के अंतर्गत इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है अध्याय 13 में। इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। अध्याय 14 225 से 267 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अध्याय 14 225 से 267 सेक्शन के तहत ये बताया जाता है कि अगर आप झूठे सबूत, फॉल्स एविडेंस, झूठे सबूत सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में लेकर आते हैं, कोई विषय सार्वजनिक न्याय का है और उसमें आपने फॉल्स एविडेंस प्रूफ किए, फॉल्स एविडेंस न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए, तो वो अपराध की श्रेणी में है 225 से 267 के बीच में। इसमें आपराधिक दंड के प्रावधान लिखे जाएंगे और आप अपराध की श्रेणी में आएंगे और अपराध सिद्ध होने के बाद अपराधी कहलाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है कि झूठे सबूत किसी भी सार्वजनिक न्याय के अपराध के विषय में नहीं रखने चाहिए। यह अध्याय 14 में बताया जा रहा है। 15 अध्याय में क्या है? 267 से 295 में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, विश्वास, नैतिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सर कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है, या सुरक्षा को कैसे विवादित कर सकता है, विश्वास को या नैतिकता को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस विषय की बात इसमें अध्याय नंबर 15 में की गई है, धारा 268 से 295 के बीच। सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब जैसे कि अगर देखा जाए तो किसी भी फैक्ट्री के कारण किसी बहने वाले पानी का जल प्रदूषित किया जा रहा है और उस जल पर बहुत सारे लोगों का जीवन यापन हो रहा है, तो वो सारे लोग उसी पानी को पी रहे हैं और उसी पानी को पीने के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। तो ऐसे में उस फैक्ट्री मालिक को ये बोला जाएगा भाई या तो आप इसको सुधार लीजिए, और ऐसा होने के बावजूद अगर वो नहीं करते हैं ऐसे तो वो आपराधिक श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं।
अब ऐसे आप सोच रहे होंगे आपने ये भी सोचा होगा सर यमुना तो बहुत खराब हो रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार तो आपराधिक स्वास्थ्य की श्रेणी में नहीं आ रही है, आपराधिक स्वास्थ्य का उल्लंघन करने की श्रेणी में तो नहीं आ रही है। तो वो भी श्रेणी में है, उनके पास भी कोर्ट के समन हैं और उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। जो तत्कालीन सरकारें थी उसके सरकार के जो ऑफिसर्स थे या मंत्री थे उनको देना पड़ेगा, जो भविष्य में सरकारें होंगी ना उनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सुरक्षा व्यवस्था नैतिकता को प्रभावित करने वाले, अब सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व कैसे हैं कि एक भीड़ भाड़ वाली जगह देखी और जाके बम फोड़ दिया। जैसे कसाब, आमिर अजमल कसाब आया, स्टेशन पे गोलाबारी करी, ताज होटल में गोलाबारी करी, लोगों को मारा, तो ये सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया, सार्वजनिक सुरक्षा को भंग किया, सार्वजनिक उसने तो देश विद्रोह भी किया था। मान लीजिए उसके ऊपर तो कई सारी धाराएं, कई सारे सेक्शंस लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि सार्वजनिक सुरक्षा को भंग करना क्या होता है। उसके बाद नैतिकता भंग कर देने का मतलब, मान लीजिए कोई स्कूल चल रहा है, स्कूल के बगल में ही आपने शराब ठेका खोल लिया, तो ये एक तरीके से देखा जाए वो अपना बिजनेस आप भी कर रहे हो और सरकार के सख्त आदेश हैं किसी भी स्कूल या मंदिर या इसके आसपास या उससे थोड़ी दूरी पर, हाईवे से भी थोड़ी दूरी पर आपको शराब ठेके या कुछ चीजें ऐसी करनी है जो आप उसकी नैतिकता को भंग करती हैं। स्कूल की एक नैतिकता होती है, विद्यालय की एक नैतिकता होती है। बच्चे विद्यालय से पढ़कर निकल रहे हैं, बगली में देख रहे हैं कि भाई ये शराब ठेका चल रहा है, नैतिकता को भंग करने वाला है, तो ये भी आपराधिक श्रेणी में आएगा। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा नहीं होता है, स्कूल के आसपास 100-200 मीटर तक ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो कि नैतिकता को भंग करे, आपने अक्सर देखी होंगी ये चीजें। तो ये किस श्रेणी में आता है? ये आता है ये अध्याय 16 में, अध्याय 15 में धारा 268 से 295 के बीच। अध्याय 16 की बात करें तो धर्म संबंधी जितने भी अपराध हैं, किसी के धर्म के विरुद्ध उल्टा सीधा बोलना, धर्म परिवर्तन कराने के लिए अगर इच्छा से वॉलंटरी आप धर्म परिवर्तन करते हो तो वो अपराध की श्रेणी नहीं है, लेकिन जबरन धर्म पूर्वक धर्म परिवर्तन करा लेना तो वो धर्म के विरुद्ध अपराध माना जाता है और उसे अध्याय 16 में धारा 296 से लेकर 300 के बीच में आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है। चलिए, इसके बाद 16 के बाद हम आते हैं अध्याय 17 पर। अध्याय 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने सेक्शन हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 301 से 332 तक धारा है, 301 से 332 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 17, इसमें संपत्ति के विरुद्ध अधिकार। अब संपत्ति के विरुद्ध जितने भी अपराध हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? संपत्ति के विरुद्ध में पहला अपराध है चोरी का, 301 से 305 तक। आपने चोरी करके संपत्ति खूब सारी बना ली, आपराधिक श्रेणी में है क्योंकि चोरी करी है और उसकी सजा का प्रावधान धारा 1 से 30 धारा 305 के बीच में भारतीय न्याय संहिता में वर्णित है। जबरन वसूली, जिसको अब पहले हफ्ता कहा जाता था, मुंबई में ये शब्द बड़ा प्रचलित होता था, आसपास के क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा हफ्ता वसूली चलती थी। क्यों? जगह गवर्नमेंट की है, दबंग लोगों का कब्जा है, अगर उसमें किसी ने कोई व्यापार किया तो उस व्यापार के बदले में, उसको अपनी जीविका अर्जित करने के बदले में उसे हर महीने कुछ रुपए देने पड़ते थे ताकि वो अपना व्यापार वहां पर स्थायी रूप से आगे भी चला पाए। तो ये हफ्ता वसूली कहलाती थी, इसे जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन कहा जाता है और ये धारा 306 के तहत वर्णित है भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में, चैप्टर 17 में। डकैती 307 से 311। आपराधिक दुरुपयोग, इसको जरा समझिएगा, आपराधिक दुरुपयोग क्या है? आपके पास खूब सारी संपत्ति है लेकिन उस संपत्ति का इस्तेमाल आप आपराधिक दुरुपयोग में कर रहे हैं, धारा 313, 12 और 13। बहुत सारी संपत्ति है, आपने उससे हथियार खरीद लिए, उस हथियार से आप राज्य या देश की शांति को भंग करने के सारे उलझुल प्रयास करना है, जैसे कि बोडो नक्सलवादी करते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है? वो सब आपराधिक दुरुपयोग यानी संपत्ति। अब जैसे नक्सलवादी और बोडोस की बात करते हैं तो वो तो देश विद्रोह में आ गए, लेकिन उनको फंडिंग कहीं से ना कहीं से तो हो रही होगी। जब ये बात पता चल जाएगी, मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक बहुत रईस आदमी हूं, मैंने किसी एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति दे दी और उस व्यक्ति ने मेरे जानते हुए कि मेरी संपत्ति का प्रयोग वो ऐसे कामों में कर रहा है जो आपराधिक है, तो मैं अपनी संपत्ति का क्या कर रहा हूं? मैं अपनी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा हूं। इसके लिए धारा 312, 313 अध्याय 17 में आपराधिक दंड का प्रावधान।
अगला, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन कर देना। फिर चोरी की संपत्ति प्राप्त कर लेना। कई बार क्या होता है कि इसको समझना, चोरी की संपत्ति धारा 315, चोर ने कहीं से जेवर चुराए, आभूषण चुराए और उसको जाके किसी सुनार को बेचाया। सुनार ये जानते हुए कि वो चोरी के आभूषण है उसको ले लेता है। चोरी की संपत्ति प्राप्त करने से धारा 315। धोखाधड़ी, फॉर्जरी, जिससे पहले, इसको समझिएगा, धोखाधड़ी यानी कि चालबाजी, ये पहले आईपीसी के तहत सेक्शन 420 में आता था, जिसे कहते थे ना बहुत 420 व्यक्ति हो। लेकिन अब ये धोखाधड़ी धारा 316 से धारा 317 के बीच में प्रावधानित होगी भारतीय न्याय संहिता में। तो मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड भारतीय न्याय संहिता से संबंधित चीजें बता रहा हूं। फिर उसके बाद आता है आपराधिक अत्याचार 326 से 332 के बीच में। चैप्टर 18 क्या है, 333 से धारा 348 के बीच में। इसमें कोई बहुत ज्यादा खास बातें नहीं है, जिसका चर्चा का विषय रहेगा। इसको मैं अध्याय 18 को जब धाराओं के विषय में बताऊंगा तो इसकी धाराएं जो है 333 से 348 उसके विषय में बताऊंगा, तब इसको मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अध्याय 19, धारा 349 से 356, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा जहां भी आप लिख रहे हैं, अगर नोट्स बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? इसमें आपराधिक धमकी और अपमान, अगर आप किसी को आपराधिक धमकी देते हैं, धमकी देना एक अलग बात है, जैसे मैंने अपने दोस्त से कहा चले जाओ वरना थप्पड़ मार देंगे, धमकी है, लेकिन आपराधिक धमकी नहीं है, या आपराधिक आशय से दी हुई धमकी नहीं है। आपराधिक धमकी क्या होती है, आपराधिक आशय से धमकी क्या होती है? अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, 2 खोखे भिजवा दो वरना बिल्डिंग बनेगी नहीं, ये है आपराधिक धमकी। आपका लड़का हमारे पास है, 3 खोखे चाहिए, ये है आपराधिक धमकी। तो आपराधिक धमकी और अपमान या आपराधिक अपमान वो आता है इस अध्याय 19 के धारा 349 से 353 के बीच में। उसके बाद मानहानि। मानहानि का मतलब किसी भी सम्मानित व्यक्ति का जो सामाजिक तौर पर सम्मानित है उसकी आप खुलेआम मानहानि करते हैं, यानी कि उसकी सम्मान की कमी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 लोग हैं, 2 नेता हैं बहुत अच्छे, एक किसी का नाम मान लीजिए, एक मैं हूं, एक कोई और है। मैंने किसी और व्यक्ति के विरुद्ध में जिसका समाज में उतना ही सम्मान है जितना मेरा है, जिसे हर व्यक्ति एक अच्छे ढंग से जानता है, वो भी लोगों के लीडर है, मैं भी लोगों का लीडर हूं, मैंने खुलेआम यूट्यूब पे या किसी प्रसारण माध्यम का सहारा लेते हुए उनकी बेइज्जती कर दी, तो वो मेरे ऊपर मानहानि का केस ठोक सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई आपने आपकी बातों से सामाजिक तौर पर मेरे सम्मान को क्षति पहुंची है, इसलिए मैं आपके ऊपर वाद दायर करता हूं, केस करता हूं, मुकदमा देता हूं। ठीक है। असहाय व्यक्ति की देखभाल से संबंधित जो विरुद्ध कर दिए थे, जैसे असहाय व्यक्ति की देखभाल से संबंधित जो चीजें होती है और आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो भी इसी चैप्टर 19 में देखा जाता है, धारा 355 में। वृद्धा आश्रम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम में वही बच्चे जाते हैं जो असहाय होते हैं, या वही वृद्ध होते हैं जो असहाय होते हैं, जिन्हें घर से निकाला गया होता है। अब अगर वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम के लोग ये कह दें कि नहीं भाई मैं इनकी देखभाल नहीं करूंगा, जिसके लिए आपने अपने संस्था को खोल रखा है, जिसके लिए आपकी संस्था को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, अगर वो काम आप नहीं करोगे तो उसके विरुद्ध आपराधिक श्रेणी का हिस्सा होता है धारा 355 अध्याय 19 में। और सबसे आखिरी में निरसन और बचत धारा 356। अब बोलोगे सर आपने बताया था शुरुआत में 358 धाराएं हैं, 20 अध्याय हैं, तो जो बाकी की 2 धाराएं हैं वो बाकी के 2 अध्याय में रहेगी, 1 अध्याय में रहेगी, 20वें अध्याय में। चर्चा के विषय में उसको आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक। अब इसके बाद मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आईपीसी से, जो अपराध तो वही है लेकिन आईपीसी में उसके लिए सेक्शन अलग थे और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में उसके लिए सेक्शन अलग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, इसको सही ढंग से आपको नोट करना है और याद भी करना है। सिर्फ नोट ही नहीं करना है, इसको आपको याद भी करना है। ठीक। अपराध वही है, आईपीसी में इसके सेक्शन अलग थे और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में इसके सेक्शन, इसकी धाराएं अलग हैं। जैसे सबसे पहला है आपराधिक षड्यंत्र। तो पहले आपराधिक षड्यंत्र 120 बी में होता था, अब आपराधिक षड्यंत्र की धारा सेक्शन क्या हो गया 61। दूसरा देश के विरुद्ध षड्यंत्र, पहले ये 121 में आता था, अब ये 145 में आएगा। ये धाराएं बदली हैं,
किससे? आईपीसी से बीएनएस में। अपराध वही है, अपराध की परिभाषा वही है, सिर्फ क्या बदला है? सेक्शन बदले हैं, धाराएं बदली हैं, अध्याय कम हुए हैं, धाराएं कम हुई हैं, सिर्फ इतना हुआ है। अपराध वही है, अपराध की परिभाषा वही है, अपराध को जानने और करने की प्रवृत्ति वही है, सिर्फ क्या बदली हैं? धाराएं। कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं, कुछ नए अपराध घटाए गए हैं, आगे उसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। राजद्रोह पहले 124A में आता था, अब 150 में आएगा। नफरत फैलाना पहले 153A में आता था, अब 194 में आएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हत्या, मर्डर, सब लोग जानते हैं, नफरत, हत्या, मर्डर। पहले मर्डर 302 में आता था, धारा 302 में आता था, लेकिन अब इसकी धारा बदली गई है और यह धारा 99 यानी सेक्शन 99 के तहत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि पहले अगर आईपीसी के तहत, इंडियन भारतीय दंड संहिता के तहत, अगर मर्डर यानी कि हत्या का जो अपराध था वो धारा 302 में आता था, तो अब वो किस धारा में है? तो पहले धारा 302 में था, बीएनएस में धारा 99 में है। रेप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बलात्कार, ये पहले धारा 376 में आता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 63 में आएगा। सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप, पहले धारा 376D में आता था, अब यह धारा 70 में आएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट अपराध है जिसकी धाराएं बदली गई हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन इनसे बनता, अच्छा एक ये भी है राजद्रोह, 124A से किस में आ गया है? 150 पर। अगले अपराध देखिए, एडल्ट्री। आप लोग सोच रहे होंगे एडल्ट्री क्या है? भाई एडल्ट्री का मतलब यह है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के रहते किसी अन्य महिला से अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो वो भी एडल्ट्री कहलाती है। एक महिला अपने पति के होते हुए किसी अन्य पुरुष से अगर शारीरिक संबंध बनाती है तो वो भी एडल्ट्री कहलाता है। आईपीसी में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में इसका सेक्शन था 494, लेकिन अभी इसका सेक्शन सिर्फ 81 हो गया है। याद करने वाली चीजें हैं, इसीलिए मैंने इसको लिखा है और तुलनात्मक रूप से लिखा है ताकि आप सही से याद करें। अगला अपहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले 359 में आता था, अब 135 में आएगा। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पहले 370 में था, अभी किस में है? 141 में। घूसखोरी, ब्राइबिंग, रिश्वतखोरी, 171B में था आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में, अभी है 168 में। मानहानि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसके विषय में चर्चा करी थी। ये पहले 499 और 500 सेक्शन में था जब आईपीसी थी, अब ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 354 में रहेगा। भीड़ भाड़ हंगामा, चुनाव से पहले इसकी बहुत वो रहती थी, भीड़ भाड़ हंगामा का मतलब ये धारा पहले 144 कही जाती थी कि 144 लागू है चुनाव से पहले, लेकिन अब इस धारा को 187 कर दिया गया बीएनएस के अनुसार। आत्महत्या के लिए उकसाना, प्रोवोक टू सुसाइड, पहले धारा 306 थी, अब ये धारा बदली है, अब धारा 106 हो गई है। तो ये सारे वो अपराध हैं जिनकी धाराएं भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता में बदली गई है। याद ये रखना है, अपराध वही है, अपराध की प्रवृत्ति वही है, सिर्फ सेक्शंस बदले गए हैं। बहुत अच्छे से नोट करिएगा।